माय चैनल द ई लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के बारे में। इसमें हमने अब तक लास्ट 11 लेक्चर कवर कर लिए थे। उससे आगे हमारा लेक्चर 12 है। लेक्चर 12 ज्योग्राफी, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है जो उसके रूप बदलते हैं वो किस कारण से बदलते हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो रूप बदलने वाले कारक के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें है आंतरिक कारक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि पृथ्वी का जो धरातल है सभी जगह एक जैसा नहीं है। वह कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कहीं पर्वत और पठार है तो कहीं मैदान है। जो ये पर्वत, पठार और मैदान महाद्वीपों की प्रमुख स्थलाकृतियां हैं। इन स्थलाकृतियों को आकार और आकृति न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है अपितु उनमें समय के अनुसार भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे या आकस्मिक रूप से हुए हैं। तो जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं ये आपको जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है उसकी कुछ प्लेटें हैं जिनमें बदलाव होते रहते हैं। जैसे कि आपके पैसिफिक प्लेट है, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये इधर अफ्रीकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। यानी कि इनमें कभी ना कभी जो आप देख रहे हैं तीर के निशान, इनमें खिंचाव होता रहता है जिससे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो स्थल मंडल अनेक द्रव खंडों में विभाजित है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जैसे कि हमने लाइव डायग्राम में देखा, ये क्या आती है? आपकी प्लेट्स थी जिनके अंदर चेंजेस होते रहते हैं खिंचाव के कारण। प्रत्येक प्लेट में महाद्वीप या महासागरीय अथवा दोनों प्रकार की भूपट्टी शामिल है। ये प्लेटें क्या होती हैं? ये दुर्बलता मंडल पर बहुत ही धीमी गति से तैर रही है। इनकी वार्षिक गति केवल कुछ ही मिलीमीटर में होती है। प्लेट की इस गति को क्या कहते हैं? विवर्तनिक संचलन यानी कि टेक्टोनिक मूवमेंट इनको कहते हैं। इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर क्या होते हैं? चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि भूपट्टी और मैंडल का ऊपरी भाग मिलकर क्या बनाता है? वो स्थल मंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी में इंटरनल पार्ट क्या होता है? कोर होता है, उसके बाद फिर मैंटल होता है, फिर भूपट्टी होती है। तो जो भूपट्टी और मैंटल का जो ऊपरी सिरा है वो क्या कहलाता है? वो हमारा लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल वो कहलाता है। जब प्लेटें यानी कि दो प्लेटें हमारी वो एक दूसरे से दूर जाती हैं तो धरातल पर चौड़ी दरारें बन जाती हैं। इस कारण क्या होता है? भ्रंश घाटी जिनका रिफ्ट वैली भी कहते हैं या भ्रंश पर्वत जिनको ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं, उनका निर्माण होता है। मान लो कि ये आप देख रहे हैं कि ये ऐसे इधर को खींच रहा है और ये ऐसे इधर खींच रहा है, तो जब इधर खींचेगा तो क्या होगा? ये टूट जाएगा। क्या होगा? आपको यहाँ पर 80 लोग हैं, एक को इधर से खींच रहा है, दूसरा उसको उधर से खींच रहा है, 80 क्या जाएगी बीच में? वो टूटनी शुरू हो जाएगी, दरार पड़ जाएगी। वो दरार पड़ने क्या कहलाता है? वो भ्रंश घाटी कहलाता है। जब यह गति समुद्र के नीचे होती है तो तलहटी पर लावा के जमाव से मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, जैसे कि मध्य अटलांटिक कटक। यानी कि जब वो ऊपर धरातल पर होगा तो क्या होगा? वो भ्रंश घाटी बनाएगा, और जब नीचे समुद्र के नीचे होगा तो क्या बनाएगा? महासागरीय कटक बनाएगा। इसी प्रकार जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। मान लिया कि आप भी इधर को जोर लगा रहे हैं और आप भी इधर को जोर लगा रहे हैं, तो क्या होगा? ये बीच में कैसे उठ जाएगा? ये बीच में से ऐसे उठ जाएगा। तो ये क्या बन गया कि आपका फोल्ड माउंटेन बन गया। जो हमारा हिमालय है वो इसी का ही एक एग्जाम्पल है। किसका? फोल्ड माउंटेन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप एक कागज लेना और कागज के दोनों सिरे को एक दूसरे की तरफ को जोड़ लगाना, तो क्या होगा? वो बीच में से कागज या तो नीचे बैठ जाएगा या ऊपर उठ जाएगा। तो ये ऊपर उठने क्या है? ये ऊपर उठना ही फोल्डिंग माउंटेन है। जब प्लेट की यह गति समुद्र के नीचे होती है तो क्या कहलाती है? वो महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। वो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन सा है? वो मैरियाना गर्त ही है। तो जब ये धरातल पर होगी तो फोल्ड माउंटेन बनाएगा, और जब समुद्र के नीचे होगी तो कौन सा बनाएगा? ये मैरियाना गर्त बनाएगा। अधिकतर भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट इन्हीं घटनाओं यानी जो घटनाएं इन्हीं स्थानों पर होती है। तो धरातल पर परिवर्तन वाले बलों को हम उनकी प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला कौन सा है? इंटरनल फोर्स, और दूसरा कौन सा है? बाह्य बल। तो इस लेक्चर में हम केवल आंतरिक बल की ही बात करेंगे। तो आंतरिक बल क्या होता है? इसको कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। आंतरिक बल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कि आंतरिक बल तो दीर्घकालिक बल होगा और आकस्मिक बल होगा। दीर्घकालिक वो होते हैं जो धीरे धीरे होते रहते हैं, उनके बारे में हमको पता नहीं चलता, वो काफी टाइम के बाद अपना रिजल्ट दिखाते हैं। जैसे कि इसके दो एग्जाम्पल, दो उदाहरण है, बलन और भ्रंशन। ऐसी आकस्मिक कौन से होते हैं? जो अचानक हो जाते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, ज्वालामुखी का विस्फोट, ये हमारे आकस्मिक बल है। तो दीर्घकालिक बल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस बल द्वारा परिवर्तन इतनी धीमी गति से होते हैं कि मनुष्य को उसका आभास नहीं
हो पाता। इसका प्रभाव हजारों वर्ष बाद दिखाई देता है, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान आदि का निर्माण इन्हीं बलों के कारण हुआ है। यानी कि जो दीर्घकालिक बल है अपना इफेक्ट धीरे धीरे लाते हैं। जैसे कि 20 करोड़ वर्ष पहले क्या था, पृथ्वी पर एक महाद्वीप होता था, इसको पेंजिया कहा जाता था। यानी कि पृथ्वी पर कौन सा महाद्वीप था, पेंजिया। इसके चारों ओर एक पैंथेलस नाम का महासागर था। तो वही पृथ्वी की प्लेटों में क्या हुआ, खिसकाव के कारण क्या हुआ, नए नए महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हुआ और पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में आ गई। पृथ्वी पर आज यानी करंट में कितने महाद्वीप है, तो पृथ्वी पर आज की डेट में 7 महाद्वीप है। भूमि और महासागर के विस्तार एवं आकार में अभी तक बदलाव हो रहे हैं। पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप में आने के बाद भी प्लेटों की गति के कारण यह परिवर्तन लगातार जारी है। जैसे कि भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट यानी कि तिब्बत के नीचे जा रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत लगातार ऊंचा हो रहा है। प्लेटों की गति के कारण पर्वत निर्माण करने वाले बल की उत्पत्ति होती है। यह बल दो रूपों में कार्य करता है, एक वलय और दूसरा घर्षण। तो वलन क्या होता है, इसको कहते हैं फोल्डिंग माउंटेन। जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं, दबाव की क्रिया होती है, इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। मोड़ के बीच में घाटियां बन जाती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पृथ्वी का भाग है एस्थेनोस्फीयर और ये लिथोस्फीयर। तो जब ये कमजोर है तो ये क्या करेगा, जो भारी चीज है कमजोर के नीचे आएगी, तो ये कमजोर क्या होगी, वो उठनी शुरू हो जाएगी। तो आप जो बीच में देख रहे हैं ये कौन सी है, ये आपकी मोड़ के बीच में घाटियां बन गई। जो हमारा हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, ये किसके हैं, ये हमारे सब फोल्डिंग माउंटेन के एग्जांपल है। तो यानी कि क्या हुआ, जब ये भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे आ गई और वो उसने एक तो जोर लगाया खिसकन हुई इसके अंदर, ये क्या हुआ, इसने इधर को बल लगाया और इसने इधर को बल लगाया इस प्लेट में, तो बीच में क्या हुआ, ये बीच में उठ गई। तो ये क्या बन गई, ये आपकी फोल्डिंग माउंटेन बन गई। इससे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि इसके एग्जाम्पल है। फिर आती है हमारी भ्रंशन यानी कि फोल्डिंग माउंटेन। फोल्डिंग माउंटेन कौन सी होती है, जब दो प्लेटें क्या हो रही, प्लेटें ऐसे जा रही हैं विपरीत डायरेक्शन में, तो जब वो विपरीत डायरेक्शन में गई तो बीच में क्या पड़ गई, ये बीच में दरार पड़ गई। जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिसे भ्रंश कहते हैं। इन्हीं भ्रंश रेखाओं के सहारे भूपट्टी का कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। तो ऊपर उठा भाग क्या कहलाता है, वो होस्ट या ब्लैक पर्वत कहलाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे होस्ट या ब्लैक पर्वत है, और जो नीचे धंस जाते हैं आप ये देख रहे हैं, तो क्या बन जाती है, ये आपकी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली बन जाती है। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा किसके उदाहरण है, वो ब्लैक माउंटेन के उदाहरण यानी कि वो ब्लॉक पर्वत हैं। और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदियां जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, तो नर्मदा एवं तापी दोनों नदियां ही हमारी रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, और दोनों को दोनों जहां पे एंड करती है यानी कि जहां पे गिरती हैं ये उसमें अरेबियन सी में गिरती है, बाकी कहां गिरती है, बाकी दो बंगाल में गिरती है। केवल ये दो नदियां ऐसी हैं जो उसमें अरेबियन सी में गिरती हैं और ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आकस्मिक बल। अब ये आकस्मिक बल होता क्या है, जो अचानक हो जाए। आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक होती हैं एवं प्रबल होती हैं, इनका हम पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। जैसे कि ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं, इसके कारण भूपटल के ऊपरी विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी यानी कि इसको हम वोल्केनो भी कहते हैं। ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती हो। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी से के साथ बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक संकरी नली द्वारा होता है जिसको निकास नली कहते हैं। जो आप ये देख रहे हैं धरती में क्या है, ये मैग्मा है और ये क्या है, ये आपकी कमजोर पर रहता है। तो मैग्मा क्या करता है, ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जब इसके अंदर प्रेशर इतना बन जाता है तो जो एक प्लेट है इसको तोड़कर ये बाहर निकल जाता है और इसमें आग वगैरह, गैस, मैग्मा सब बाहर आ जाते हैं। जिस नली के द्वारा ये बाहर निकलता है उसको निकास नली कहते हैं, और जिस छिद्र को फोड़कर ये निकलता है उसको विवर छिद्र कहते हैं। मैग्मा धरती पर आने के लिए छिद्र बनाता है, छिद्र को वीवर या क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रेटर भी कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और उस वीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्या कहीं का निर्माण होता है, क्रेटर झील का निर्माण होता है। यानी कि ज्वालामुखी फट जाता है और वो फटने के बाद शांत होता है तो उसके अंदर पानी जमा हो जाता है, यानी कि बारिश वगैरह से पानी जमा हो गया तो वो क्या बन गई, वो क्रेटर झील का निर्माण करता है।
भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा होते हैं, जिससे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कभी कभी धरती की सतह पर लंबी दरारें बन जाती हैं, जिससे पृथ्वी के अंदर मैग्मा क्या होता है, रुक रुक कर लावे के रूप में बाहर आता रहता है। इससे धरातल का विस्तृत क्षेत्र लावे की कई परतों से ढक जाता है और लावा पठार का निर्माण करता है। भारत में दक्कन के पठार का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है। जहां पर भूतल कमजोर होता है, एस्टेनोस्फीयर का मैग्मा उस भाग को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है, जो हमें ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने घर में देखा होगा, जब आपकी मम्मी वगैरह रोटी बनाती होगी तो जो उसमें से नीचे से क्या होता है, कभी कभी वो फूल के इतनी बढ़ जाती है कि उसके अंदर छेद हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो उसकी जो वाष्प एकदम से बाहर निकलती है, या उसमें जब ज्यादा बन जाती है तो उसके अंदर दरार भी पड़ जाती है, सारी सारी वाष्प बाहर निकल जाती है। तो ऐसे ही जो हमारे ज्वालामुखी है, जब नीचे के अंदर जो मैग्मा होता है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो एस्टेनोस्फीयर की जो कमजोर लेयर है उसको तोड़कर बाहर निकल जाता है और ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्गार के समय धरती के भीतर से मैग्मा, लावा, राख आदि निकलकर बाहर जमा होते हैं। इससे ज्वालामुखी पर्वत और लावा पठार का निर्माण होता है। इसका एग्जांपल इस तरीके से और ले सकते हैं कि जैसे कि आपने शादी या दिवाली वगैरह पे अनार बम देखा होगा, तो अनार बम क्या होता है कि वो भी ऐसे फटकर बाहर निकलता है। तो जब वो बाहर निकलता है तो आपने देखा होगा कि वो एक लिमिट तक जाता है, उसके बाद वो रुककर वापस नीचे आ जाता है, वो शांत हो जाता है, वो काला पड़ जाता है। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ज्वालामुखी का। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी के आधार पर यानी कि सक्रियता यानी कि एक्टिवनेस के आधार पर ज्वालामुखी को 3 वर्गों में रखा जाता है। सबसे पहला आता है हमारा एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो कौन सा होता है? जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, यानी कि इनमें से लावा हमेशा निकलता रहता है, जैसे कि इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली इसके कुछ उदाहरण है हमारे एक्टिव वोल्केनो के। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर के द्वीप पर स्थित है, जिससे सदैव उद्गार होने से जो आसपास का क्षेत्र है ये क्या होता है, यह सदैव प्रकाशमान रहता है। इसी कारण से इसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो वो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, इटली वाला, इसको भी भूमध्य सागर का स्तंभ कहते हैं, प्रकाश का स्तंभ कहते हैं। भारत में कौन सा एक्टिव वोल्केनो है? वो हमारा बैरन द्वीप पर है। संसार का सबसे ऊंचा जो एक्टिव वोल्केनो है वो कहां पर है? वो हमारा साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका कोटोपैक्सी में, यानी जो अमेजन वाली घाटी है उनमें आपको देखने को मिलेगा कोटोपैक्सी। सुप्त ज्वालामुखी यानी कि इसको डोरमेंट वोल्केनो भी कहते हैं। जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? डोरमेंट ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि जापान का फुजियामा तथा इटली का वेसुवियस सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है, यानी कि ये ऐसे ज्वालामुखी है जो कभी कभार फटते हैं। फिर आते हैं हमारे शांत ज्वालामुखी, इसको कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ होगा, किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती। इस मुख्य ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है, इसका मुख्य वो पदार्थों से बनकर बंद हो जाता है और उसके मुख पर क्या होता है? ये पानी जमा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्रेटर झील कहते हैं। म्यांमार का पंपा और संयुक्त राज्य अमेरिका का ओरेगन राज्य की क्रेटर झीलें इसके प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी है, जैसे कि इटली एटना वे वेसुवियस किसके हैं? ये इटली के हैं। फुजियामा जापान का है। पोपा किसका है? म्यांमार। बैरन द्वीप ये भारत में जो अकेला एक्टिव वोल्केनो है भारत के अंदर, बैरन अंडमान और निकोबार द्वीप पर। मियोन यानी कि मियोन फिलीपींस का और क्रोकोटाओ इंडोनेशिया का। ये कुछ हमारे प्रमुख ज्वालामुखी हैं संसार के। अब ज्वालामुखी के क्षेत्र कौन कौन से हैं? ज्वालामुखी और भूकंप के क्षेत्र की जो प्रमुख पेटियां हैं वो इस प्रकार हैं: परिप्रशांत महासागर की पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। जहां मोड़दार पर्वत है अधिकतर ज्वालामुखी क्षेत्र वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी का एक भारी किनारा जब दूसरे हल्के किनारे के नीचे घुसकर पिघलता है तब मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि आपकी तो ये एटमॉस्फेयर की क्या है, ये आपकी कमजोर परत है, तो भारी परत क्या करेगी? इसके नीचे ऐसे से वो खिसकनी शुरू हो जाएगी और उसके अंदर लावा, उसके अंदर जो मैग्मा है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा और इसी से हमारे ज्वालामुखी का निर्माण होगा। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव, यानी कि उनके प्रभाव भी क्या है? लाभकारी प्रभाव। लावा से बनी जो काली मिट्टी है किसके भी, इसको रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें गन्ना तथा कपास की फसलों की अच्छी पैदावार होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे कि लोह, खनिज आदि ऊपर आ जाते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं जिससे गंधक घुला रहता है और इसका यूज कहने किया जाता है, इसका यूज चरम रोग के लिए लाभकारी है।
अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भू-तापीय झील का निर्माण भी किया जा सकता है। क्रेटर झील के बनने पर पर्यटक स्थल बनते हैं तथा झीलों का जो पानी है सिंचाई के काम आता है। ये कुछ इसके एडवांटेज हैं ज्वालामुखी के। अब एडवांटेज है तो इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। डिसएडवांटेज क्या है कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु क्या होते हैं, वो दब जाते हैं। ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में प्राय भूकंप भी आते हैं। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा सबसे ज्यादा ज्वालामुखी हमारे जापान के अंदर है, वहां पर क्या होते हैं, वहां पर भूकंप आते रहते हैं। लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से क्या होगा, जल उबलने लगेगा तो क्या होगा, उसमें भी आग लग जाती है। इसको क्या कहते हैं, बड़वा नल कहते हैं। तो यानी कि जो पानी में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वा नल, और जो खेत में जंगलों में आग लगती है उसको कहते हैं दावा नल। इसके फलस्वरूप समुद्री जीव जैसे मछलियां मर जाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, जैसे कि जब हिंदी में कहते हैं भूकंप। जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे भूकंप कहते हैं। यह पृथ्वी पर स्थल मंडलीय प्लेटों की गति का परिणाम है। जैसे कि हमने पहले डायग्राम में देखा था, तो प्लेटें क्या होती, वो आपस में ऐसे ऐसे खिसक रही थी। तो भूकंप हल्के कंपन से लेकर विनाशकारी प्रभाव वाले हो सकते हैं, जैसे कि 2001 में भुज के अंदर आया था, 26 जनवरी 2001 को। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती है। इन हलचलों के कारण पृथ्वी में कौन सी तरंगें होती हैं, भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हो जाती है। किनके कारण, आंतरिक हलचलों के कारण। पृथ्वी के अंदर जहां से कंपन होता है, जहां से कंपन शुरू होता है, उसे कहते हैं भूकंप का उद्गम, यानी कि फोकस केंद्र कहते हैं उसको। इस उद्गम से केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अभिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर कहते हैं। यानी कि जहां से कंपन शुरू हुआ वो तो वो हमारा फोकस, और जहां पर उद्गम केंद्र ठीक ऊपर धरातल पर स्थित यानी कि जो धरातल पर बिंदु होगा कौन सा होगा, वो हमारा अभिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर होता है। इस स्थान पर भूकंप की तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। अभिकेंद्र से भूकंपीय तरंगे उसी प्रकार फैलती है जैसे किसी शांत तालाब में कंकड़ फेंकने पर तरंगे उत्पन्न होते हैं। यानी कि आपके केंद्र पर क्या हुआ, केंद्र पर आकर कोई कंपन हुआ तो जो धरातल पर पॉइंट है अभिकेंद्र, वहां पर ऐसे क्या होगा, तरंगे से जाएगी। कंकड़ डालने पर पानी के अंदर जाती है हमारी पानी की लहरें। तो धरातल पर सबसे अधिक कंपन कहां होगा, सबसे अधिक कंपन हमारा अभिकेंद्र पर ही होता है। कहां पर, धरातल पर। कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ धरातल की बात कर रहा है ये। और जो कंपन शुरू होता है वो केंद्र पर शुरू होता है। अभिकेंद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता में भी कमी होती जाती है। यानी कि धरातल पर हमारा पॉइंट है कौन सा, अभिकेंद्र, और जैसे जैसे यानी कि अभिकेंद्र से क्या हो रहा है, वो दूरी बढ़ती जा रही है कंपनों की, तो ऐसे उसकी तीव्रता भी कम होती जाती है। जब भूकंप को अभिकेंद्र समुद्र की तलहटी पर होता है तो समुद्र में बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही सुनामी कहते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर ये लहरें विशाल रूप धारण कर लेती है, इन्हें सुनामी कहते हैं। यानी कि जो धरातल के यानी कि समुद्र के नीचे जो हलचल होती है उसके कारण क्या होता है, उसके कारण हाई टाइड आते हैं। ऊपर नीचे लहरें क्या होती है, हाई टाइड आती है, जैसे कि हमारी 2004 में आई थी। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें सुनामी कहते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के लगभग 80% भूकंप आते हैं एवं ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को परिप्रशांत अग्निवलय कहते हैं, यानी कि सर्कम पैसिफिक रिंग कहते हैं। जो इन सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर के चारों ओर आते हैं, यहीं पर ही हमारी सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। जापान भी हमारा प्रशांत महासागर में ही है। इसके अतिरिक्त भूकंप का दूसरा प्रमुख भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है। कहां से, भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला है। जहां पर कौन सा था, स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी था, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, जिसे अंतर महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र इसी पट्टी में आते हैं। तो जो भारत के भूकंप क्षेत्र कौन सी पट्टी में आते हैं, वो महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। भूकंपीय तरंगें पृथ्वी को 21 मिनट में पार करती हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापती है। सुनामी भूकंपीय तरंगें नहीं है, इन तरंगों के फलस्वरूप उत्पन्न ही होने वाली महासागरीय लहरें हैं। तो जो इस प्रकार से हमने आज अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस किया। तो जो अर्थक्वेक है उसके कुछ हमारे भूकंप से कैसे मतलब बचाव कर सकते हैं। तो भूकंप से बचने के लिए सबसे आपने देखा होगा कि भूकंप क्या करता है, बहुत ज्यादा तबाही ले आता है। अगर आप कहीं गांव वगैरह में हैं तो सबसे पहले आप स्कूल से बाहर आइए, किसी खुली जगह पर चले जाए, या किसी आप कमरे में फंस चुके हैं तो आप किसी खिड़की अलमारी के नीचे छिप जाए, लेकिन वो चीज भारी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुमंजिल पे तो मकान से बाहर निकलकर सिर को हाथ से तकिए से ढक ले। यदि आसपास हेलमेट है तो उसे शीघ्र लगा ले। ऐसे में क्या होगा, लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो कुछ हमारे
ये हमारी बचाव है भूकंप से बचने के लिए। अब भूकंप के वही सब, जैसे कि हमारे ज्वालामुखी के एडवांटेज है, ऐसे हमारे भूकंप की भी एडवांटेज है कि तरंगों से पृथ्वी के जो नीचे हलचल होती है उसकी जानकारी मिलती है, खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है, जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं जो खिसक जाते हैं तो उससे हमारे जो बड़े बड़े यान है वो किनारों पर पहुंचते हैं, इससे क्या होता है व्यापार में सहायता होती है। अब उसके डिसएडवांटेज खैर सबसे ज्यादा है कि सड़क, रेल पटरी, बिजली खंभे टूट जाते हैं, मकान नष्ट हो जाते हैं, जान मान हानि होती है, भूस्खलन हो जाता है, और गहरी समुद्र में भूकंप आने के कारण सुनामी जैसी लहरें भी उत्पन्न होती है जो विनाशकारी होती है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया आज पृथ्वी में जो आंतरिक संरचना के कारण, आंतरिक बल के कारण उसके धरातल पर क्या क्या चेंजेस होते हैं, भ्रंश घाटी, पर्वत, ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी वगैरह के बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो हमारा होमवर्क उसी से रिलेटेड है कि फुजियामा जो ज्वालामुखी पर्वत है कौन से देश में है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं, संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो किस घाटी का निर्माण होता है। पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। ऐसे ही मोर ज्योग्राफी के लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।